मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम किसी ऐप या एप्लीकेशन के बिल्कुल जो बुनियादी हिस्से होते हैं, उसके कंपोनेंट्स, उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम कोई ऐप खोलते हैं, मान लीजिए ईमेल है या कोई शॉपिंग ऐप या गेम, तो पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है, कौन सी चीज़ें जुड़कर ये सब काम करता है। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये आईआईटी मद्रास के बीएस डिग्री प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है, W12 कंपोनेंट्स ऑफ एन ऐप, उसके कुछ हिस्सों से प्रेरित है। तो मिशन सीधा सा है, ऐप के पीछे की जो इंजीनियरिंग है उसे आसान भाषा में समझना। और हाँ, ऐप और एप्लीकेशन मतलब हम इन्हें एक ही चीज मानकर चलेंगे। हम तीन चीजों पर मेनली फोकस करेंगे। पहला, स्टोरेज, मतलब ऐप का डेटा रहता कहाँ है। दूसरा, कंप्यूटेशन, उस डेटा के साथ होता क्या है। और तीसरा, प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज हमें स्क्रीन पर दिखती कैसे हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जाना पहचाना उदाहरण। तो चलिए ईमेल क्लाइंट को लेते हैं। जीमेल, आउटलुक, कोई भी, हम सब इस्तेमाल करते ही हैं, है ना। तो देखते हैं कि ईमेल के मामले में ये तीन हिस्से कैसे काम करते हैं। पहला सवाल, स्टोरेज। हमारी इतनी सारी ईमेल आखिर रहती कहाँ है, हमारे फोन या लैपटॉप में या कहीं और। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि यहीं से आजकल की एप्स की कहानी शुरू होती है। देखो, ज्यादातर लोग आजकल जीमेल या वैसी ही वेब आधारित सर्विस इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, उनके ईमेल गूगल जैसी कंपनियों के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में सर्वर्स पर स्टोर होते हैं, जिसे हम आम भाषा में क्लाउड कह देते हैं। तो हाँ, डेटा एक तरह से हवा में ही है, पर असल में वो जमीन पर रखे पावरफुल कंप्यूटर्स में सुरक्षित है। अच्छा, मतलब गूगल के पास। पर वो इसे रखते कैसे होंगे? मतलब कोई अंदाजा है, कोई खास फाइल सिस्टम या कोई बहुत बड़ा डेटाबेस? क्या हर ईमेल अलग फाइल होती है या सब मिक्स? देखिए, सच कहूँ तो ये तो सिर्फ गूगल वाले ही जानते हैं। ये उनका अपना इंटरनल सिस्टम है, उनकी सीक्रेट रेसिपी है ना। उन्हें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे ज़रूरी है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। आपकी मेल सिर्फ आपको दिखे, किसी और को नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उन्हें डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करना होता है कि जब आप कुछ सर्च करें तो सेकंडों में रिजल्ट मिल जाए। सोचिए, लाखों करोड़ों यूजर्स के अरबों ईमेल्स, उनमें से सही ईमेल ढूंढना कोई मजाक नहीं है। अब वो इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कोई बहुत बड़ा डेटाबेस या हर यूज़र के लिए अलग कंटेनर या शायद नो एसक्यूएल जैसे नए सिस्टम्स, ये सब उनकी अपनी इंजीनियरिंग है जो वो लगातार बेहतर करते रहते हैं। हमें बाहर से तो बस नतीजा दिखता है, फटाफट सर्च और भरोसेमंद स्टोरेज। वहीं अगर हम डेस्कटॉप वाले पुराने ऐप्स की बात करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो उनका तरीका थोड़ा अलग था। आउटलुक अक्सर सारी मेल्स को एक बड़ी इनक्रिप्टेड फाइल में स्टोर करता था, वो पीएसटी फाइल जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, पीएसटी फाइल याद है। वो कभी कभी बहुत भारी हो जाती थी और उसके करप्ट होने का डर भी रहता था। हाँ बिल्कुल। दूसरे क्लाइंट्स जैसे थंडरबर्ड शायद मेलडर या एमबॉक्स जैसे ओपन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, जहां हर ईमेल एक अलग टेक्स्ट फाइल की तरह सेव होती थी। इससे शायद एक ऐप से दूसरे पर जाना आसान होता था। लेकिन पॉइंट यह है कि डेटा को कहीं ना किसी तरीके से स्टोर करना ही पड़ता है। ये पहली जरूरत है। हाँ, वो पीएसटी फाइल वाला सिरदर्द तो याद है मुझे भी। तो मतलब स्टोरेज का सीधा सा फंडा है, डेटा को सेफ रखना और जरूरत पड़ने पर अवेलेबल रखना, चाहे वो क्लाउड पर हो या लोकल मशीन पर। तरीका कोई भी हो, ठीक है, ये पहला पाया समझ आ गया। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, कंप्यूटेशन। ईमेल में कंप्यूटेशन, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मेल आया, खोला, पढ़ा, शायद जवाब दिया, बंद कर दिया। इसमें ऐसी कौन सी भारी प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन हो रही है भाई? ये कंप्यूटेशन वाला एंगल कहाँ फिट होता है? हाँ हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि ईमेल तो बस टेक्स्ट दिखाने का काम है, लेकिन असल में कंप्यूटेशन यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बड़ा उदाहरण है इंडेक्सिंग। जैसे हमने स्टोरेज की बात करते हुए सर्च का जिक्र किया था ना, हाँ। वो सर्च तेजी से हो पाए, इसके लिए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बैकग्राउंड में लगातार आपके ईमेल का एक इंडेक्स बनाते रहते हैं। इंडेक्सिंग जैसे किताब के पीछे होता है कि कौन सा शब्द किस पेज पर है, वैसा कुछ। बिल्कुल एकदम सही एनालॉजी है। सोचिए आपकी हजारों ईमेल्स हैं। अगर आपको कोई खास ईमेल ढूंढना हो, मान लीजिए वो ईमेल जो आपके बॉस ने पिछले महीने किसी खास प्रोजेक्ट के बारे में भेजा था, तो क्या सिस्टम हर बार आपकी सारी ईमेल शुरू से आखिर तक पढ़ेगा? नहीं, वो पहले से बने इंडेक्स को देखेगा, जैसे किताब में पीछे देखकर फटाफट सही पेज पर पहुंच जाते हैं। ये इंडेक्सिंग का काम पर्दे के पीछे लगातार चलता रहता है। ये भी एक तरह का कंप्यूटेशन ही है।
और जब आप असल में सर्च क्वेरी डालते हैं, जैसे from.boss, subject.project, date.last month, तब रियल टाइम कंप्यूटेशन होता है। सिस्टम आपकी क्वेरी को समझता है, इंडेक्स का इस्तेमाल करके फटाफट सही ईमेल ढूंढता है और उन्हें आपके सामने पेश करता है। यही नहीं, स्पैम फिल्टरिंग याद है? कैसे फालतू के प्रमोशनल या खतरनाक ईमेल अपने आप स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं? हाँ, वो तो बहुत काम की चीज है। वो भी कंप्यूटेशन का ही कमाल है। सिस्टम ईमेल के कंटेंट, भेजने वाले की पहचान और कई दूसरे फैक्टर्स को एनालाइज करके फैसला लेता है। इसे हम बिजनेस लॉजिक भी कहते हैं, यानी ऐप का वो हिस्सा जो असली काम करता है। डेटा पर रूल्स लगाता है, कैलकुलेशंस करता है और नतीजे तैयार करता है। और भविष्य में मशीन लर्निंग इसे और भी जबरदस्त बनाने वाली है। आप देखे रही होंगी, जीमेल में स्मार्ट रिप्लाई के सुझाव आते हैं। ओके, थैंक्स, गॉट इट। हाँ, वो तो आते हैं। ये एमएल ही है जो आपके लिखने के पैटर्न और ईमेल के कॉन्टेक्स्ट को समझकर जवाब सुझा रही है। सोचिए, आगे चलकर ये कितना स्मार्ट हो सकता है। शायद आपके लिए ईमेल ड्राफ्ट भी कर दे। तो कंप्यूटेशन ईमेल का एक बहुत अहम हिस्सा है, भले ही वो सीधे तौर पर न दिखे। अरे वाह, मतलब स्पैम फिल्टर से लेकर स्मार्ट रिप्लाई तक सब कंप्यूटेशन का ही खेल है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ईमेल जैसी सीधी सादी चीज के पीछे इतना दिमाग खपता है। इंडेक्सिंग, सर्च लॉजिक, स्पैम डिटेक्शन, एमएल वाले फीचर्स। ठीक है, कंप्यूटेशन का रोल भी अब काफी हद तक साफ हो गया है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से पर, प्रेजेंटेशन। इसका मतलब तो शायद यही होगा कि ईमेल का टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखा देना, है ना? या इसमें भी कुछ और गहराई है? नहीं, प्रेजेंटेशन सिर्फ टेक्स्ट दिखाने से कहीं ज्यादा है। प्रेजेंटेशन का असली मतलब है डेटा को यूजर के लिए उपयोगी, समझने लायक और इंटरैक्टिव तरीके से पेश करना। इसमें ईमेल के टेक्स्ट को सही फॉन्ट, कलर और फॉर्मेटिंग में दिखाना शामिल है, ताकि वो पढ़ने में आसान लगे। अगर ईमेल में कोई इमेज है, टेबल है या अटैचमेंट है, तो उसे सही तरीके से रेंडर करना भी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। अच्छा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आप सिर्फ एक ईमेल तो नहीं देखते, आप अपनी इनबॉक्स की पूरी लिस्ट देखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये लिस्ट कैसे दिखेगी, कौन सी ईमेल बोल्ड में दिखेगी जो अनपढ़ी है, भेजने वाले का नाम कहाँ दिखेगा, तारीख कहाँ दिखेगी, सब्जेक्ट लाइन कितनी लंबी दिखेगी, ये सब प्रेजेंटेशन के फैसले हैं। आज कितनी नई मेल आई हैं, कितनों पर फ्लैग लगा है, कौन से फोल्डर में कितनी मेल है, ये सारी जानकारी यूजर को साफ और व्यवस्थित तरीके से दिखाना प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। जी। यूजर इंटरफेस, यूआई डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स डिजाइन का बहुत बड़ा हिस्सा इसी प्रेजेंटेशन से जुड़ा है। स्क्रीन पर बटन कहाँ होंगे, मेन्यू कैसे खुलेंगे, स्वाइप करने पर क्या होगा, ये सब कुछ प्रेजेंटेशन के दायरे में आता है। यही तय करता है कि ऐप इस्तेमाल करने में आसान और आरामदायक है या नहीं। अच्छा, मतलब सिर्फ डेटा दिखाना नहीं, बल्कि उसे कैसे दिखाना है, किस तरह से पेश करना है कि यूज़र आसानी से समझ सके और इस्तेमाल कर सके, ये सब प्रेजेंटेशन है। जैसे इनबॉक्स में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करना या आइकॉन्स दिखाना। सही है। अब ये तीनों हिस्से, स्टोरेज, डेटा रखना, कंप्यूटेशन, डेटा पर काम करना, और प्रेजेंटेशन, डेटा दिखाना, मिलकर कैसे एक ऐप बनाते हैं, इसकी तस्वीर काफ़ी साफ हो गई है। लेकिन एक सवाल और है, ये ऐप्स चलते कहाँ हैं? मतलब अलग अलग डिवाइस पर इनका अनुभव अलग क्यों होता है? जैसे डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब ब्राउज़र, इनमें क्या बुनियादी फ़र्क है? बहुत सही सवाल। अभी तक हमने ऐप के अंदरूनी हिस्सों की बात की। अब देखते हैं कि ये ऐप बाहरी दुनिया यानी यूजर और डिवाइस के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। यहीं पर प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट आता है। हर प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग पैराडाइम या माहौल होता है। मतलब उस प्लेटफॉर्म पर यूजर कैसे इंटरैक्ट करता है, क्या उम्मीदें रखता है और ऐप को किन चीजों का फायदा या नुकसान होता है, ये सब अलग होता है। अच्छा। एक कीबोर्ड और एक माउस होता है। इसका पैराडाइम काफी हद तक हमारी असल ऑफिस की मेज की नकल करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें डेस्कटॉप, फोल्डर, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स जैसे शब्द मिलते हैं। यूजर इंटरैक्शन मुख्य रूप से माउस क्लिक और कीबोर्ड टाइपिंग पर आधारित होता है। यहाँ ऐप्स ज्यादातर बड़ी स्क्रीन और ज्यादा प्रोसेसिंग पावर का फायदा उठा सकती हैं। हाँ, ये तो है। फिर आया मोबाइल प्लेटफॉर्म, जिसने तो पूरी कहानी ही बदल दी। जी। यहाँ पैराडाइम बिल्कुल अलग है। कीबोर्ड और माउस की जगह ले ली टच स्क्रीन ने। स्क्रीन का साइज छोटा हो गया, लेकिन इसके साथ ही यूजर इंटरैक्शन के नए तरीके जुड़ गए। जैसे? सोचिए, अब हम आवाज से फोन को कंट्रोल कर सकते हैं, फोन को झुकाने से गेम्स में गाड़ी मोड़ सकते हैं।
हाँ हाँ। कैमरा सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं, बल्कि क्यूआर कोड स्कैन करने, डॉक्यूमेंट स्कैन करने, यहाँ तक कि ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर के लिए इस्तेमाल होता है। जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर्स फोन की मूवमेंट और ओरिएंटेशन को समझते हैं। ये सब डेस्कटॉप पर कहाँ मुमकिन था। हाँ, ये बात तो है। वो टेम्पल रन जैसा गेम याद है जिसमें फोन झुकाकर कैरेक्टर को बचाना होता था? वो टिल्ट वाला कमाल था। या गूगल मैप्स में फोन घुमाने पर मैप भी घूम जाता है। बिल्कुल। मोबाइल ऐप्स अक्सर छोटी, सिंगल पर्पस और हमेशा कनेक्टेड होती हैं। उनका डिजाइन टच फर्स्ट होता है। नोटिफिकेशन एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। यूजर की उम्मीद होती है कि ऐप फटाफट खुले और काम करे। सही कहा। इसके बाद आता है वेब आधारित प्लेटफॉर्म। आजकल शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म यही है। चाहे सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, न्यूज या वीडियो स्ट्रीमिंग, सब कुछ ब्राउजर में चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल। यहाँ स्टोरेज कहाँ होता है? जैसा हमने जीमेल के उदाहरण में देखा, ज्यादातर डेटा यूजर की मशीन पर नहीं, बल्कि कंपनी के डेटा सेंटर यानी क्लाउड में रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक्सेस एनीवेयर। आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी डिवाइस से, लैपटॉप, टैबलेट, फोन या किसी इंटरनेट कैफे के कंप्यूटर से बस एक ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए अपनी एप्स और डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये तो सच में बहुत बड़ा फायदा है। मतलब डिवाइस खो जाए या खराब हो जाए तब भी डेटा सुरक्षित है और कहीं से भी काम जारी रख सकते हैं। शायद इसीलिए आजकल ज्यादातर नई ऐप्स वेब बेस्ड या क्लाउड कनेक्टेड होती हैं। निश्चित रूप से फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये क्लाउड और वेब आधारित ऐप्स के बहुत बड़े फायदे हैं। इसीलिए आईआईटी मद्रास का ये कोर्स भी वेब ऐप्स पर इतना फोकस कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड इसी तरफ है। लगभग हर बिजनेस आज वेब पर अपनी मौजूदगी चाहता है। सही बात है। डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब। अच्छा, आउटलाइन में एक और प्लेटफॉर्म का जिक्र था, एम्बेडेड। ये क्या चीज है? एम्बेडेड प्लेटफॉर्म का क्या मतलब हुआ? हाँ, एम्बेडेड सिस्टम्स या डिवाइस वो होते हैं जो किसी एक खास काम को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं होते, जैसे हमारा लैपटॉप या फोन। इनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है। पुराने उदाहरणों से समझना आसान होगा, जैसे पुराने डिजिटल कैमरा। अच्छा, वो जो सिर्फ फोटो खींचते थे और सेव करते थे? बिल्कुल। उनका काम था फोटो खींचना, उसे मेमोरी कार्ड पर सेव करना और शायद यूएसबी केबल से कंप्यूटर पर ट्रांसफर करना। बस वो एक एम्बेडेड सिस्टम था। या पुरानी डिजिटल घड़ियां जो सिर्फ टाइम, तारीख, अलार्म और स्टॉपवॉच दिखाती थी। समझ गया। लेकिन आजकल तो घड़ियां भी स्मार्ट हो गई हैं, वो एम्बेडेड नहीं हुई? हाँ, आजकल स्मार्ट वॉच आ गई हैं जो कि खुद मिनी कंप्यूटर जैसी हैं। वो फिटनेस ट्रैक करती हैं, नोटिफिकेशन दिखाती हैं, कॉल्स ले सकती हैं और ऐप्स भी चला सकती हैं। कुछ लोगों ने तो मजाक में स्मार्ट वॉच पर कोड लिखने की भी कोशिश की है। सोचिए, उस छोटी सी स्क्रीन पर कोडिंग करना। ये बस टेक्नोलॉजी की हदें दिखाने के लिए था। कमाल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पारंपरिक एम्बेडेड डिवाइस खत्म हो गए हैं। आज भी हमारे आसपास हैं, बस उनका रूप बदल गया है। जैसे आजकल स्मार्ट फ्रिज आ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में वो खुद ही सेंस कर लें कि दूध खत्म होने वाला है और आपके ग्रोसरी ऐप पर अलर्ट भेज दे। अरे वाह। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर जैसे अलेक्सा या गूगल होम, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट एसी, यहाँ तक कि गाड़ियों में लगा इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सब एम्बेडेड सिस्टम के ही उदाहरण हैं। इनमें अक्सर यूजर इंटरफेस बहुत लिमिटेड होता है, शायद कुछ बटन, एक छोटी स्क्रीन या सिर्फ वॉइस कमांड। इनमें पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। भविष्य में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी के बढ़ने से ऐसे डिवाइस और भी आम हो जाएंगे। घर की लगभग हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड होगी और आपस में बात कर सकेगी। और यहाँ भी मशीन लर्निंग का बड़ा रोल होगा। ये डिवाइस हमारे पैटर्न सीखेंगे और खुद ब खुद काम करेंगे। सोचिए, आपका एसी आपके घर पहुंचने से ठीक पहले ऑन हो जाए। हाँ। या आपकी कॉफी मशीन आपके उठने के टाइम पर खुद ही कॉफी बना दे। ये सब एम्बेडेड सिस्टम्स और एमएल का कमाल होगा। कमाल है। मतलब स्टोरेज, कंप्यूटेशन और प्रेजेंटेशन, ये 3 स्तंभ हैं जिन पर कोई भी ऐप खड़ा होता है। और फिर वो ऐप किस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब या फिर किसी स्मार्ट फ्रिज जैसे एम्बेडेड डिवाइस पर, ये तय करता है कि यूजर का अनुभव कैसा होगा और ऐप क्या क्या कर पाएगा। ईमेल जैसी रोजमर्रा की चीज से लेकर भविष्य के आईओटी डिवाइसेस तक, सबके पीछे यही फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं। वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी है।
जब हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो हम इन टूल्स का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। हम सिर्फ एंड यूजर बनकर नहीं रह जाते, बल्कि एक जागरूक उपभोक्ता बनते हैं। हमें पता होता है कि क्लाउड पर डेटा रखने के क्या फायदे और क्या संभावित रिस्क है, या मोबाइल ऐप हमारी लोकेशन क्यों मांग रही है। ये समझ हमें टेक्नोलॉजी को सिर्फ जादू समझने के बजाय उसे एक इंजीनियरिंग की देन के रूप में देखने में मदद करती है। बहुत सही कहा। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भविष्य में एप्स इन 3 बुनियादी हिस्सों स्टोरेज, कंप्यूटेशन, प्रेजेंटेशन को कैसे बदलेंगे? खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग, एमएल के और गहरे इंटीग्रेशन के साथ। क्या एप्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो हमारे बिना बताए ही हमारी ज़रूरतें समझ लें और पूरी कर दें? क्या प्रेजेंटेशन लेयर इतनी अडेप्टिव हो जाएगी कि वो हर यूज़र के हिसाब से खुद को ढाल ले? क्या कंप्यूटेशन इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो ऐसी समस्याएं हल कर सके जो आज नामुमकिन लगती हैं? संभावनाएं अनंत हैं और ये सोचना ही रोमांचक है।